हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आईमेट के कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर से लिए गए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस आर मोस्ट likely to come in the past paper, in the upcoming papers of IMET. So let's start. This is question 1. Not true about human hormone. हमें एक ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो कि ये सारी स्टेटमेंट्स ह्यूमन हार्मोन के रिलेटेड है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। All are released from glands and flow down the ducts into the bloodstream. अच्छा, हार्मोन्स जो हैं जिन ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इन ग्लैंड्स को डक्ट लेस ग्लैंड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कोई भी डक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। फ्लो डाउन द डक्ट्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वन हार्मोन में अफेक्ट मल्टीपल स्ट्रक्चर्स विच इज़ वेरी राइट। जैसे थायराइड हार्मोन आपके पास BMI को भी मेंटेन करता है, ग्रोथ में भी काम करता है, उसके बाद मसल बोन डेवलपमेंट के अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। दे ट्रेवल एट ब्लड फ्लोस, बिल्कुल, क्योंकि ब्लड में रिलीज होते हैं हार्मोन, तो ब्लड की जो स्पीड होगी उसी से वो ट्रैवल करेंगे। सब ये केमिकल्स हैं, तो ये बायोकेमिकल्स हैं, बिल्कुल ठीक है। और कुछ जो है वो स्टेरॉइड से बने हुए होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ये सारा का सारा स्टेरॉइडल हार्मोन है। ऑप्शन ए गलत है। Then we have question number 2, which statement about ribosomes is not correct. राइबोसोम के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल ठीक। साइटोप्लाज्म में मिलता है, सही है। अच्छा, राइबोसोम हमारे पास एक राइबोसोम आपके पास ER के ऊपर, बहुत ही बुरी ER बनी है। कुछ राइबोसोम ER के ऊपर अटैच्ड होते हैं, इसे हम कहते हैं बाउंड राइबोसोम। ये आपके पास RER है, ठीक है, राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसके ऊपर राइबोसोम बड़ा हुआ होता है। और कुछ राइबोसोम्स आपको साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन्हें हम फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। फाउंड ऑन RER, बिल्कुल सही। हैव RNA एसोसिएटेड विद देम, ये RNA से बने हुए होते हैं, बिल्कुल ठीक। ट्रांसक्रिप्शन होती है, नहीं, गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है DNA से RNA बनना, और ये न्यूक्लियस में होता है, यहाँ पे राइबोसोम का काम नहीं है। हाँ, ये ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है। ट्रांसलेशन का मतलब है RNA से प्रोटीन बनना। आपको पता है ट्रांसलेशन जो है वो होती ही राइबोसोम के ऊपर है। राइबोसोम को इसीलिए हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। Then we have question 3. The direct product of transcription of recombinant DNA can be. recombinant DNA क्या होता है? अगर हमारे पास जैसे ये बैक्टीरिया है, इसका ये प्लाज्मिड है, यहाँ पे आपने एक फॉरेन जीन इसमें अटैच कर दिया, ठीक है, इस प्लाज्मिड में, तो ये अब DNA कहलाएगा recombinant DNA। यानी कि आर्टिफिशियली जब आप एक DNA को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो वो उसे आप recombinant DNA कह रहे हैं। तो उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा उसकी ट्रांसक्रिप्शन से? इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो रिकॉम्बिनेंट DNA से मिलता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, mRNA, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, रेप्लिकेट ऑफ DNA मॉलिक्यूल, तो इंसुलिन यहाँ पे बिल्कुल ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। देन वी हैव क्वेश्चन 4, विच स्ट्रक्चर्स कैन प्रोड्यूस वेसिकल्स। वेसिकल्स या फिर वेसिकल्स क्या होते हैं? ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन कवर्ड, समझने, सैक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर वेस्ट भी हो सकता है। ये कुछ सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया जो कि लिपिड बाइलेयर को नहीं क्रॉस कर सकते, वो वेसिकल की फॉर्म में आपकी सेल में एंटर होते हैं, ठीक है। अब वेसिकल्स हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी बना सकती है, गोल्जी भी प्रोड्यूस कर सकती है, और RER भी वेसिकल्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों ऑप्शन हैं? ये रहा ऑप्शन ए। देन वी हैव क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मैंने अभी बताया आपको किसे कहते हैं, DNA से RNA बनना, ठीक है। कौन सा RNA का टाइप बनना? यहाँ पे तीनों ऑप्शंस में तीनों गिवन है, तो ट्रांसक्रिप्शन में tRNA, rRNA और mRNA तीनों बनता है, इसीलिए ऑप्शन ई सही है। यहाँ पे देखो, आई नो यहाँ पे DNA भी आ रहा है, लेकिन ई ऑप्शन सबसे फिटेस्ट है। जब यहाँ पे
हम mRNA नहीं चूज़ कर सकते थे क्योंकि tRNA और RNA भी ट्रांसक्रिप्शन की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आपको जो अगर परफेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप सबसे नियरेस्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे, सही है। डीएनए भी इन्वॉल्व होता है लेकिन प्रोड्यूस नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन की वजह से, उसकी वजह से आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहा है? डबल हेलिक्स है, आरएनए मॉलिक्यूल्स का नहीं। आरएनए कहाँ से आ गया डीएनए के स्ट्रक्चर में? बिल्कुल भी नहीं। ट्रिपल हेलिक्स है, डीएनए का नहीं। ट्रिपल नहीं, डबल हेलिक्स ही है न्यूक्लियोटाइड्स का। 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, न्यूक्लियोटाइड रनिंग एंटी पैरेलल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये देखो ये हमारे पास डबल हेलिक्स है और दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगी? एंटी पैरेलल होंगी। एक स्ट्रैंड 3 to 5 प्राइम होगी तो दूसरी वाली 5 to 3 प्राइम होगी। दोनों ऑपोजिट होनी चाहिए, ये 3 है तो ये 5 होनी चाहिए। तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होती हैं दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आप दूसरे ऑप्शंस भी रीड कर सकते हैं, गलत। सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता। डीएनए की स्ट्रैंड्स में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि डीएनए की स्ट्रैंड्स में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। दिस इज आई गेस क्वेश्चन 7। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंजाइम? एंजाइम के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है यहाँ पे? यूज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यूज नहीं होते। एंजाइम खुद कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। प्रोटीन होता है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बिल्कुल ठीक है। इनके पास एक्टिव साइट एक्टिव होते हैं, सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं। आपका इंटेस्टाइन का जितना भी एंजाइम है, लाइपेज वगैरह, ट्रिप्सिनोशन, वो एल्कलाइन इन्वायरमेंट में एक्टिव होता है। इरिवर्सिबली बाइंड होता है सबस्ट्रेट के साथ, नहीं। सबस्ट्रेट के साथ वो रिवर्सिबली दोबारा से सबस्ट्रेट अनअटैच हो सकता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज characterized by the alignment of chromosome along the equatorial plate। ये आपके पास जब chromosomes align होते हैं इस तरीके की एक imagine इस तरीके से हमारे पास एक imaginary line होती है, जिसे हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, यानी कि बीच में सेंटर ऑफ द सेल, यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। ये होता है मेटाफेज के दौरान, ठीक है। इसे माइटोटिक प्लेट, ये इक्वेटोरियल प्लेट को माइटोटिक प्लेट भी कहते हैं। Okay, that is it for this video. I'll see you in the next video. Until then, take care. Thank you so much for watching.